चले, मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर हो सकता है इसमें कुछ ऐसी बातें हों जो बाद में फिर लोग जानना चाहें। है जी। तो हम आज का सेशन में क्योंकि काफी दोस्त अभी एब्सेंट हैं, तो हम सिर्फ पुराना जो हमारा एक टॉपिक था, स्पोर्ट और रेजिस्टेंस का, ठीक है, जो हम सीख चुके हुए हैं, उसी को हम अपने किसी भी चार्ट के ऊपर अप्लाई करके, अप्लाई करने का तरीका हम प्रैक्टिस करते हैं, और फिर देखते हैं कि उसके ऊपर हमें बाय और सेल की ट्रेड कहाँ से लेनी चाहिए, और हमारी बाय की ट्रेड की टीपी और एसएल कहाँ पे होना चाहिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स को सामने रखते हुए, और इसी तरीके से हमारी सेल की ट्रेड का टीपी और एसएल कहाँ पे होना चाहिए, तो इसकी हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम वन डे का चार्ट ओपन करेंगे किसी भी पेयर का। ये मैंने एक पेयर ओपन किया, ऑस्ट्रेलियन डॉलर और यूएस डॉलर का, और कोई भी पेयर आप ओपन कर सकते हैं। तो इसका आप वन डे का चार्ट आप आ जाएंगे सबसे पहले, ठीक है। वन डे का चार्ट क्यों हम ओपन करते हैं सबसे पहले चार्ट को एनालाइज करने के लिए, क्योंकि वो हमें थोड़ी सी बिगर लार्जर पिक्चर बताता है वन डे का चार्ट। अब देखें मिसाल के, क्योंकि एक दिन की कैंडल बहुत बड़ी कैंडल समझी जाती है, ठीक है, उसमें 23 घंटों की कैंडल्स मिलके एक दिन की कैंडल बनती है ना। तो इसलिए अब आप देखें कि मैंने एक तो वन डे का चार्ट ओपन किया, और दूसरा काम मैं ये करूंगा कि मैं अपने स्क्रीन के ऊपर ये कि एक कैंडल दूसरी कैंडल से सेपरेट हो, जैसे इतनी बस ये काफी है। अब देखें मेरी स्क्रीन के ऊपर 100+ कैंडल्स आपको नजर आ रही हैं, ठीक है, और हर एक कैंडल दूसरी कैंडल से अलग भी है। तो आपस में यानी कि मिक्स नहीं हुई हुई, जुड़ी हुई नहीं है, ठीक है, सेपरेट नजर आ रही है। तो अब यहाँ पे हम पीछे से शुरू करते हैं, लेफ्ट साइड से, कि यहाँ से आप देखें क्लियर कट हमें नजर आ रहा है कि ये प्राइस नीचे से शुरू होके ऊपर की तरफ इसने मूव किया है, ठीक है जी। तो ये एक कहाँ से कहाँ तक प्राइस मूव हुई, ये लो पॉइंट समझ लें यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से लेके ये प्राइस ऊपर गई। तो एक तो ये क्लियर पिक्चर हमें नजर आ गई। फिर यहाँ से आप देखें कि प्राइस नीचे गिरी, ठीक है, और यहाँ से गिरने के बाद कहाँ पे आई, यहाँ पे आई। ये एक दूसरी पिक्चर हमें नजर आ गई, ये पास्ट की बात कर रहे हैं। फिर हम देखें कि यहाँ से लेके, इस पॉइंट से लेके यहाँ तक प्राइस ना तो ऊपर गई ज्यादा, ना ही नीचे गई। और आप देखें कि कितने महीनों के लिए, ठीक है, ये कितनी कैंडल्स हैं, साइडवेज पे मूव करती रही है, यहाँ पे ना प्राइस ऊपर गई है ना नीचे गई है। और फिर उसके बाद आप देखें कि यहाँ से प्राइस ने फिर ऊपर जाना शुरू किया, यहाँ तक ये प्राइस ऊपर गई, फिर यहाँ से नीचे आई यहाँ तक, और फिर यहाँ पे फिर काफी सारे दिनों के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 दिन यानी 2 हफ्ते के लिए यहाँ पे प्राइस ने साइडवेज मूव किया है, ठीक है। और फिर क्या हुआ कि इस पेयर की प्राइस यहाँ पे ऊपर गई 3 4 दिन, और उसके बाद फिर गिरी, और अभी तक यहाँ तक गिरने के बाद इस जगह तक, अब ये देखें कि ऐसा लग रहा है कि शायद थोड़ा सा साइडवेज मूव कर रही है यहाँ पे पिछले काफी सारे दिनों से, ठीक है। ये सारी जो हमें पिक्चर दिखाई है, ये किसने दिखाई है जी, वन डे के चार्ट ने। अगर हम इसकी जगह पे सिर्फ 1 घंटे का चार्ट ओपन करते, ठीक है, यहाँ पे ये देखिएगा, अगर मैं सिर्फ 1 घंटे का चार्ट ओपन करता, तो मुझे इतनी बड़ी पिक्चर नहीं समझ आनी थी। यानी ये अब देखे ना कि ये सिर्फ शायद कब से कब तक का, ये 22 अगस्त से, लेफ्ट साइड पे देखें नीचे डेट आ रही है, 22 अगस्त से लेके आज तक की मुझे कहानी समझ आ रही है। लेकिन माजी की, पास्ट की जो कहानी है, वो पिक्चर नजर ही नहीं आ रही छोटे चार्ट के ऊपर। तो इसलिए हम कहते हैं कि सबसे पहले जरूरी होता है कम से कम आप वन डे का चार्ट ओपन जरूर करें, ठीक है। तो वन डे का चार्ट, अच्छा, जो बड़े अच्छे ट्रेडर होते हैं, एक्सपीरियंस ट्रेडर होते हैं, वो वन डे से भी बड़ा चार्ट ओपन करते हैं सबसे पहले। वन डे से बड़ा चार्ट कौन सा होता है, 1 वीक का। वो 1 वीक का चार्ट क्यों ओपन करते हैं, क्योंकि 1 वीक की जो चार्ट होता है वो बहुत दूर तक माजी में हमें जो है वो दिखाता है कि पैटर्न क्या चला आ रहा है, ठीक है, किसी भी चीज का। जब आप देखें ये 1 वीक का मैंने चार्ट ओपन किया, तो अब हमें और ज्यादा पिक्चर क्लियर हो गई बड़े लेवल के ऊपर, कि देखें यहाँ पे, ये इस जगह पे, ये आप देखें 2021 में, ठीक है, फैब 2021 में, ये जो पेयर था ऑस्ट्रेलियन डॉलर अमेरिकन डॉलर के मुकाबले में, ऑस्ट्रेलियन डॉलर पीक पे गया था यहाँ पे, ठीक है, और ये इसकी फिगर थी, ये देखें पीक, ठीक है। उसके बाद से ये नीचे ही जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता,
और सबसे लोएस्ट पॉइंट पे ये कहाँ पे गया था? 2022 के अक्टूबर में ये इसका लोएस्ट पॉइंट था। इसके बाद इसने ऊपर गया था, लेकिन फिर वापस यहाँ पे आके रुका, फिर ऊपर गया। ये स्ट्रगल नजर आ रही है। ठीक है जी। तो हमें 1 वीक का पिक्चर, अच्छा इससे बड़ी जो चार्ट होता है वो हमें और ज्यादा क्लियर पिक्चर बताएगा 1 मंथ का। वो देखें, ये आप चेक करें जरा। ठीक है, तो 2001 से लेके अभी तक, यानी कि 23 सालों की पिक्चर हमारे सामने आ गई है 1 मंथ के चार्ट के ऊपर, छोटी सी स्क्रीन के ऊपर। तो हमें ये क्लियर कट पैटर्न सा नजर आ रहा है कि 1 मंथ का चार्ट बता रहा है कि ये काफी पीक पे जाने के बाद 2011 में देखें कितनी पीक पे गया था। ठीक है ना। उसके बाद फिर अभी जो 1 वीक का हमने देखा था, वो हमें ये नजर आया था 2021 का, ये पीक नजर आ रही थी, ये वाली। लेकिन जब हमने 1 मंथ का चार्ट ओपन किया है, तो हमें पता चला है कि ये तो बहुत ऊपर से 2011 में ऑस्ट्रेलियन डॉलर कहाँ पे गया हुआ था, कितना ऊंचा, 1.10 पे भी रहा है। ठीक है ना। तो अब हमें समझ आई कि ये तो बहुत नीचे गिरा हुआ है। ठीक है। अच्छा, माजी में भी आप देखें, एक दफा ये हुआ था कि ये लोएस्ट पॉइंट पे गया था 2001 में, यहाँ पे इतना नीचे गिर गया था। उस वक्त ये इतना ऊपर नहीं गया था, लेकिन फिर भी काफी ऊपर से देखें यहाँ से नीचे गिरा था। और यहाँ से 2001 में जब इसने ऊपर जाना शुरू किया था, तो फिर ये यहाँ पे जाके रुका था 2008 में। यानी कि 7 साल ये मुसलसल आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाता रहा था यहाँ तक। फिर यहाँ से गिरा 2008 में, और यहाँ पे आके रुका, और यहाँ से फिर 2009 से लेके और 2011 तक, 2 साल तक ये लॉन्ग टर्म में ऊपर जाता रहा। बीच में ज़ाहिर है वेव शिफ्ट बनती रही, ट्रेंड्स बनते रहे, चेंज होते रहे। ठीक है। तो ये हमें एक क्लियर पिक्चर बता रहा है। तो अच्छा, अभी अगर किसी बंदे के पास नॉलेज ना हो, मैं थोड़ा सा ले मैन की बात करता हूँ, कि एक बंदा है जो कहता है कि यार मुझे नॉलेज वालेज कुछ नहीं है, मेरे अकाउंट में पैसा बहुत है। ठीक है। और मैं ट्रेड जो भी लूं, ठीक है, मुझे नुकसान नहीं होगा, मैं होल्ड करना चाहता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए, तो उसको कौन सी ट्रेड लेनी चाहिए? उसको बाय की ट्रेड ले लेनी चाहिए। ठीक है। क्यों? इसलिए कि ये बहुत ऊपर से नीचे आया हुआ है, तो लॉन्ग टर्म में इसके ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा हैं। कब ऊपर जाएगा, ये तो नॉलेज बताएगा। लेकिन अगर किसी बंदे के पास नॉलेज नहीं है, तो फिर उसको क्या चाहिए कि वो ये लॉन्ग पिक्चर देख के, बड़ी पिक्चर देख के, वो इसको आराम से, क्योंकि बहुत नीचे आया हुआ है, हो सकता है थोड़ा यहाँ तक आ जाए नीचे, हो सकता है यहाँ तक आ जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में फिर उसने ऊपर जाने के चांसेस हैं। ओके जी, आगे आते हैं जी हम। क्योंकि हम नॉलेज अप्लाई कर रहे हैं, तो हम 1 डे का चार्ट ओपन करेंगे। और 1 डे का चार्ट ओपन करने के बाद हम क्या करेंगे कि जो लाइव कैंडल चल रही है, ठीक है, हम उसके करीब तरीन, लाइव कैंडल के करीब तरीन पास्ट में देखेंगे कि कितनी कैंडल्स ऐसी हैं जो कि हमारी आज की जो कैंडल है, इसके हाई पॉइंट से ऊपर जाके क्लोज हुई, या जो आज की कैंडल का जो अभी तक लो पॉइंट है, जहां पे भी यहाँ पे है अभी ये, इससे नीचे कितनी कैंडल्स पहले क्लोज हो चुकी हैं। तो मैं क्या करूंगा कि हम, क्योंकि ये बात सीख चुके हुए हैं कि जो हमारी लाइव कैंडल होती है, उसके करीब तरीन जो कैंडल, जिस कैंडल का हाई पॉइंट लाइव कैंडल से ऊपर हो, और जिस कैंडल का लो पॉइंट हमारी आज की लाइव कैंडल से नीचे हो, वो बहुत ज्यादा पावरफुल सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पॉइंट समझे जाते हैं। लेकिन आज की कैंडल देखें, ये वाली है। इससे जो पिछली कल की कैंडल थी, ये थी, इसका जो हाई पॉइंट था वो भी ऑलरेडी टूट चुका है, आज वाली कैंडल ऊपर तोड़ चुकी है। और जो लो पॉइंट था वो भी ऑलरेडी टूट चुका हुआ है। आप जो है, मैं सेशन कर रहा हूँ। ठीक है जी। तो इसका मतलब है अब ये वाली कैंडल का जो लो और हाई पॉइंट है, वो तो हमारे काम का नहीं है, तो फिर इससे पिछली कैंडल पे चले जाएं। अब इससे जो पिछली कैंडल है, ठीक है, उसका हाई पॉइंट ये है। ये अभी भी रेलेवेंट है। क्यों? ये वाला देखें, क्योंकि इसने अभी जो हमारी आज की लाइव कैंडल चल रही है, इसको, ये कैंडल जब ऊपर गई थी, ठीक है, तो इस कैंडल के लेवल पे जाके, हाई पॉइंट पे जाके टकरा के फिर यहां से वापस आई है नीचे। और इतनी है पावरफुल, जो ऊपर मैंने लगा दिया। ठीक है। क्यों? क्योंकि साबित हो गया ना कि इस कैंडल को ऊपर जाते हुए ये
ये वाला तो लेवल टूट गया पहली कैंडल का जो हाई पॉइंट था, लेकिन जो ये वाला लेवल था ये नहीं टूटा, तो ये अभी भी स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। ठीक है, इसी तरीके से अब अगर हम सपोर्ट के लेवल की बात कर लें, तो ये जो पिछली कल वाली कैंडल का जो लो पॉइंट था ये तो ऑलरेडी टूट चुका हुआ है, क्योंकि देखे ना हमारी कैंडल इसको तोड़ के नीचे जा चुकी हुई है। ठीक है, अब हमें नहीं पता कि ये क्लोज कहाँ पे होगी, हो सकता है ये कैंडल ऊपर आके क्लोज हो तो फिर ये रिकवर हो जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी की सिचुएशन की हम बात कर रहे हैं। तो अभी जो पिछली कैंडल है, परसों वाली कैंडल, उसका जो लो पॉइंट है, ये वहां पे इसने ऐसा लगता है देखने में कि फिलहाल वो वाला जो इस कैंडल का परसों वाली कैंडल का जो लो पॉइंट है उसने आज वाली कैंडल को नीचे जाने से फिलहाल रोका हुआ है। ठीक है, तो यहां पे हम पहला सपोर्ट का लेवल बनाएंगे। तो अब देखें कि आज की हमारी जो लाइव कैंडल है उसका एक मैंने सपोर्ट का लेवल बना लिया जो अभी भी वैलिड है, और एक मैंने रेजिस्टेंस का लेवल बना लिया जो अभी भी वैलिड है। ठीक है, अब ये तो हो गया पहला सपोर्ट का लेवल और पहला रेजिस्टेंस का लेवल। अगर हम फर्ज करते हैं कि ये वाली कैंडल जो हमारे सपोर्ट, जिसने अभी इसको रोकने की कोशिश कर रही है, अगर इसको तोड़ के नीचे जाती है, तो दूसरा जो इसके बाद अगला सपोर्ट का लेवल होगा वन डे के चार्ट के मुताबिक, वो कहां पे होगा? तो आप देखें कि इस कैंडल से पिछली कैंडल ये कहां पे क्लोज हुई थी नीचे जाते हुए, यहां पे क्लोज हुई थी। क्या अकेली कैंडल क्लोज हुई थी? नहीं, इससे पिछली कैंडल भी इसी जगह पे क्लोज हुई थी। तो इसका मतलब है कि ये लेवल भी जो है ये बड़ा हमारा जो है जबरदस्त किस्म का एक सपोर्ट का लेवल है, स्ट्रांग लेवल, काफी स्ट्रांग होगा ये। क्यों? क्योंकि इसने सिर्फ एक कैंडल को नीचे जाते हुए नहीं रोका इसको, वन डे की को, बल्कि इससे पीछे, जरा इसको यहां से लेके जाएं, ये देखें इस कैंडल को भी इसने नीचे जाते हुए रोका है। और इसी लेवल को अगर आप पीछे एक्सटेंड करें, इसी लाइन को या लेवल को, तो आप देखें कि इस जगह के ऊपर, इसी जगह के ऊपर ये वाली कैंडल भी नीचे जाते हुए रुकी थी। और किसी हद तक ये कैंडल भी, ये कैंडल भी और ये कैंडल भी नीचे जाते हुए इसकी स्पीड स्लो हुई थी, और इन दो कैंडल्स की ऊपर जाते हुए स्पीड स्लो हुई थी। ठीक है, तो ये लेवल हमारा यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे किसी हद तक रेजिस्टेंस का भी इसने रोल प्ले किया हुआ है। तो क्योंकि तीन कैंडल्स तो ऐसी हैं, एक, दो और तीन, के जिनको डे की कैंडल्स जिनको इन्होंने नीचे जाने से रोका हुआ है, तो ये बहुत स्ट्रांग हमारा लेवल है सपोर्ट का। ओके, अब ये दूसरा लेवल सपोर्ट का हो गया जी। अब अगर इस दूसरे लेवल को तोड़ के कैंडल नीचे जाती है, तो हमारा वन डे के चार्ट के ऊपर अगला जो तीसरा लेवल सपोर्ट का होगा, ठीक है, यहां पे वो कौन सा हो सकता है? आप देखें, इसी को मैं क्लोन करता हूं, तो वो हमारा जो लेवल होगा वो, अब ये भी हो सकता है, ये वाला भी, बल्कि यही होगा, क्योंकि दो कैंडल्स यहां पे नीचे जाते हुए रुकी हैं, देखें इस लेवल के ऊपर। ठीक है, और थोड़ा सा इससे नीचे यहां पे भी हो सकता है, क्योंकि ये एक कैंडल थोड़ा सा नीचे जाके भी रुकी है। तो मैं क्या करूंगा कि इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लूंगा ताकि एवरेजिंग इसकी हो जाए। ये लें जी, ये मैंने तो तीनों कैंडल्स के लो पॉइंट्स को ऑलमोस्ट टच करने की कोशिश कर ली है इस लेवल से। तो ये हमारे आज की वन डे की लाइव कैंडल को देखते हुए ये पहला सपोर्ट का लेवल था, ये दूसरा सपोर्ट का लेवल है, ये तीसरा सपोर्ट का लेवल है। और इसी तरीके से अगर आप रेजिस्टेंस के लेवल्स की बात करें, तो ये पहला रेजिस्टेंस का लेवल है। इसको हम थोड़ा सा पीछे एक्सटेंड करते हैं तो देखते हैं कि माजी में भी इसने कोई रोल प्ले किया है सपोर्ट या रेजिस्टेंस का। देखें अच्छा खासा रोल प्ले किया हुआ है। देखें इस कैंडल को भी ऊपर जाने से रेजिस्टेंस प्रोवाइड की, इसको भी, इन कैंडल्स को, कितनी कैंडल्स को इसने नीचे जाने से रोका हुआ है। तो ये बड़ा पावरफुल लेवल है। ठीक है, और अगर इसी को आप पीछे भी लेके जाएं, इसी सीध में, तो आपको नजर आएगा कि इससे पीछे भी इसने कुछ रोल प्ले किया हुआ है इस लेवल ने, यहां पे भी आप देखें। ठीक है, तो इसकी हम मोटाई, क्योंकि वन डे का चार्ट है, तो हम वन डे के चार्ट के ऊपर जो लेवल बनाते हैं सपोर्ट या रेजिस्टेंस के, उनकी जो थिकनेस है, मोटाई है, वो कम से कम रखने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम छोटे चार्ट पे आएंगे, 4 घंटे पे, 1 घंटे पे, तो ये मोटाई जो वन डे वाली छोटी मोटाई होगी, ये भी बहुत मोटी मोटे लेवल्स बन जाएंगे। ओके जी, ये हमारा दूसरा लेवल हो गया वन डे के चार्ट के मुताबिक रेजिस्टेंस का। और बल्कि नहीं, सॉरी, ये पहला ही है। अब इसके बाद हम दूसरा लेवल ऊपर देख लेते हैं कि अगर इस लेवल को, रेजिस्टेंस के पहले लेवल को कैंडल ऊपर जाते हुए तोड़ती है, तो हमारा जो दूसरा लेवल होगा रेजिस्टेंस का, वो कौन सा होगा?
देखें एक तो लेवल हमारा ये होगा, ये वाला। क्यों? देखें ये कैंडल ऊपर जाते हुए रुकी थी, ये कैंडल ऊपर जाते हुए रुकी थी, ये भी रुकी थी, पीछे देखें ये कैंडल नीचे जाते हुए रुकी थी, फिर ये ऊपर जाते हुए सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो एक तो ये लेवल हो गया, और एक और लेवल हम बना लेते हैं तीसरा। तो तीसरा लेवल जो हमारा होगा रेजिस्टेंस का, वो होगा ये ये ले जी। क्यों? क्योंकि देखें यहां से एक कैंडल ऊपर गई थी, हमारा ये वाला जो रेजिस्टेंस का लेवल था इसको तोड़ा था इसने, लेकिन ऊपर वाला जो इस लेवल को नहीं तोड़ सकी थी। और इससे पहले ये कैंडल भी इस लेवल को नहीं तोड़ सकी थी, ये भी नीचे जाते हुए रुकी हुई है, ये रुकी हुई है, ये देखें कितनी सारी कैंडल ऊपर और नीचे जाते हुए रुकी। ये हमारा एक पावरफुल जो है वो रेजिस्टेंस का लेवल है। तो अब मैंने क्या किया कि मैंने तीन सपोर्ट के और तीन रेजिस्टेंस के लेवल बना लिए अपने एक वन डे के चार्ट के ऊपर। ओके जी, अब मैं सबसे पहले इस लेवल्स को सेव करूंगा। ठीक है जी, ये मैंने सेव क्योंकि लॉगिन किया हुआ है investing.com में, मैंने अपने ईमेल और ईमेल के अकाउंट से, तो मैंने इसको सेव कर लिया ताकि मैं जब पेज आगे पीछे करूं तो ये मेरी मेहनत जाया ना हो जाए, यह यहाँ पे सेव रहे। अब दूसरे नंबर पे मैं क्या करूंगा, नॉलेज तो हमारा अप्लाई हो गया वन डे के चार्ट के ऊपर। अब हम फैसला करेंगे कि हमें ट्रेड कहां से लेनी है। तो ट्रेड लेने का फैसला करने के लिए सेकंड स्टेप क्या है कि हम छोटे चार्ट के ऊपर जाएंगे। ये वन डे का चार्ट था, नॉलेज अप्लाई कर लिया। अब हम वन डे से छोटे चार्ट के ऊपर जाएंगे, 4 घंटे के चार्ट के ऊपर। तो जब मैं 4 घंटे का चार्ट ओपन करूंगा, तो मुझे आप यूं समझ लें कि अब आप माइक्रोस्कोप से देखना चाह रहे हैं इसको, जो आपने नॉलेज अप्लाई किया है ना, ठीक है, 4 घंटे के चार्ट पे। तो अब आप देखेंगे मजीद डिटेल में, फाइन डिटेल में, कि जो कैंडल्स हैं उन्होंने ये जो लेवल्स मैंने बनाए हैं इनको कैसे माजी में रिएक्ट किया हुआ है, कितनी रिस्पेक्ट दी है, रिस्पेक्ट दी भी है या नहीं दी। ठीक है, छोटी कैंडल्स ने। वन डे से छोटा चार्ट कौन सा है? 4 घंटे का। तो अब सबसे पहले तो आप देखें कि हमारा जो पहला लेवल है सपोर्ट का, जिसने अभी इस कैंडल को रोका हुआ है, तो इसने तो अच्छी खासी प्रॉब्लम क्रिएट की थी 4 घंटे की एक इस कैंडल के लिए भी। आप देखें ये कैंडल भी ऊपर से आई थी, ठीक है, इसी लेवल ने इस कैंडल को वापस ऊपर जाने पे मजबूर किया था। सिर्फ मजबूर नहीं किया था, और ये आज के दिन की है, देखें, ठीक है, आज के दिन की कैंडल है ये 4 घंटे की। बल्कि यहां से फिर वो कैंडल इतना ऊपर गई थी कि ऊपर ये जो हमारा रेजिस्टेंस का लेवल है यहां तक चली गई थी। तो अब ओके जी, इसी तरीके से यहां पे भी ये हुआ था, ठीक है, यहां से भी वापस गई थी और ऊपर देखें फिर इसी रेजिस्टेंस के लेवल तक पहुंची थी। लेकिन एक और बात भी है कि जब हम 4 घंटे के चार्ट पे आए, तो हम ये देख रहे हैं कि कुछ कैंडल्स ऐसी हैं जो वापस ऊपर जाते हुए इस लेवल से ऊपर नहीं जा सकी थी यहां से, ये आप देख रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम 4 घंटे के चार्ट के मुताबिक भी हमें कुछ रेजिस्टेंस के और सपोर्ट के मेजर लेवल बना लेने चाहिए। ठीक है ना, ज्यादा हमें नहीं बनाने चाहिए, लेकिन जहां पे एवरेज ज्यादा कैंडल्स ऊपर नीचे जाते हुए रुकी वो बना लेने चाहिए इन बड़े वन डे के लेवल्स के बीच में। वो जरा हम जल्दी से बनाते हैं जी। अच्छा जी, मैं अब जो 4 घंटे का बनाने लगा हूं ना लेवल, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, उनके कलर में एक ही रखूंगा। ठीक है, कलर में एक ही रखूंगा ताकि हमें ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। अब लेट से कि वो कलर मैं कर लेता हूं हल्का ब्लैक, ठीक है, जिसमें कैंडल भी नजर आए, ये वाला कलर। तो अब अगर मैं यहाँ पे पहले लेवल में एक ही रेजिस्टेंस का लेवल बनाऊं, ठीक है, जिसको ज्यादा कैंडल्स जिसने ऊपर जाने से रोकी हुई हैं, तो वो कहाँ पे बनाऊंगा? क्योंकि एक लेवल बनाना है मेजर लेवल जिसने ज्यादा रिएक्ट किया है। तो मेरे ख्याल में वो लेवल जो बनेगा, एवरेजिंग कर लेते हैं ना सारी कैंडल्स की हाई पॉइंट्स की, तो वो तकरीबन यहां पे कहीं पे बन रहा है जी। अच्छा, थोड़ा सा ऊपर भी हो सकता है आपके ख्याल में, थोड़ा सा नीचे भी हो सकता है, 19-20 का फर्क मैटर नहीं करता। ठीक है जी, एक लेवल हमने ये बना लिया रेजिस्टेंस का, क्योंकि कैंडल अभी ये है। और एक जो है, ये नीचे देखें बहुत सारी कैंडल्स आई थी, तो शायद इस पॉइंट से नीचे नहीं जा सकी थी, तो एक लेवल में यहां पे बना लेता हूं। क्योंकि हम ज्यादा लेवल दो बड़े लेवल्स के बीच में क्यों नहीं बना रहे? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा चार्ट जो है ना वो क्लीन नजर आए।
ठीक है, दो लेवल्स के बीच में खाली जगह अच्छी खासी नजर आनी चाहिए। तो एक एवरेजिंग मैंने कर लिया जी, एक लेवल मैंने यहाँ पे बना लिया है 4 घंटे का। ओके जी, लेट्स मूव टू फर्दर लोएस्ट चार्ट। 4 घंटे से भी छोटा चार्ट जो है वो 1 घंटे का चार्ट है। बस यहाँ पे हम रुक जाएंगे 1 घंटे पे। ये लें जी, जब हम 1 घंटे पे गए तो 1 घंटे का चार्ट हमें कह रहा है कि हम अगर चाहें तो ये जो 4 घंटे वाला हमने दो लेवल्स बनाए हैं ना, इनकी हम थोड़ी सी फाइन ट्यूनिंग कर सकते हैं 1 घंटे के चार्ट को। ये देखें, ये नीचे आ गया थोड़ा सा यहाँ पे, और इसको मैं थोड़ा सा अगर चाहूं तो ऊपर कर सकता हूं, या ये यहाँ पे ही ठीक है। ये ले जी। अब हम आते हैं जी, ओके, बल्कि नहीं, 4 घंटे के हमने इस इन दो लेवल्स में तो हमने बना लिए, बल्कि इसका कलर भी मैं वही मैरून कर देता हूं ताकि 1 डे वाले सारे मैरून हो जाएं। ये ठीक है, ये सारे 1 डे वाले मैरून हैं। ये जो लाइट ब्लैक है ये 4 घंटे वाले हैं, स्पोर्ट भी हैं और रेजिस्टेंस भी हैं। अब यहाँ पे बनाते हैं इन दो के बीच में कोई एक लेवल, हम स्पोर्ट का यहाँ पे बना लेते हैं। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं कि ट्रेड कहाँ से लेनी है। ओके जी, एक आप देखें कि एक लेवल हमारा ये बन रहा है जी, स्पोर्ट का अच्छा लेवल 4 घंटे के चार्ट के मुताबिक, या रेजिस्टेंस का, या कोई भी सपोर्ट कह लें, रेजिस्टेंस कह लें। एक तो ये लेवल हमारा बड़ा अच्छा बन रहा है, और एक हमारा लेवल जो बीच में बन रहा है, इसको मैं अगर एक्सटेंड कर दूं पीछे, ये लें जी। ओके जी, एक लेवल हम और 4 घंटे का बनाते हैं। 1 डे के दो बड़े लेवल्स हैं ना, उनमें एक हम दो हमने बनाने हैं सिर्फ मेजर लेवल 4 घंटे के। अब देखें, एक पॉइंट हमारा ये बड़ा अच्छा आ रहा है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का 4 घंटे के चार्ट के मुताबिक, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे इस जगह पे। ये जी, ये लें जी, मैंने निचले लेवल पे भी 4 घंटे के चार्ट पे दो मैंने 4 घंटे के सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल मैंने बना दिए। ठीक है, कैंडल अभी ऊपर है तो ये अभी फिलहाल सपोर्ट के ही हैं, लेकिन कैंडल नीचे जाएगी तो फिर ये रेजिस्टेंस का काम भी करेंगे। अच्छा जी, इसी तरीके से ये जो लेवल हैं दो, इनमें मैं सिर्फ 4 घंटे का एक लेवल बनाऊंगा। ठीक है, सिर्फ एक, क्योंकि ये छोटा लेवल है। और उसके बाद फिर हम आ जाते हैं जी ट्रेड के ऊपर। एक लेवल में ये इस जगह पे बना देता हूं, यहां पे इस जगह पे लें जी। इसको मैं सेटिंग को सेव करता हूं। हमने जो थ्योरी पढ़ी थी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, ठीक है ना, उसमें हमने ये सीखने की कोशिश की थी, मैंने आपको बताया था कि जो आइडियल ट्रेड होती है बाय की या सेल की, वो होती है 1 डे के चार्ट के ऊपर अगर कहीं पे सपोर्ट का लेवल बन रहा है और उस सपोर्ट के लेवल को कैंडल टच तो कर रही है ऊपर से नीचे जाते हुए, लेकिन वहां से उसको तोड़ के नीचे जाने की बजाय, ठीक है, वहां से वो रिजेक्शन मिल रही है और कैंडल ऊपर की तरफ उठना शुरू हो रही है। तो जब सपोर्ट के लेवल के ऊपर, मिसाल के तौर पे ये है सपोर्ट का लेवल, एक सेकंड, जैसे जैसे आप देखें कि इस जगह के ऊपर ये 1 डे का सपोर्ट का लेवल है ना, ये देखें 1 डे का, यहां ऊपर से कैंडल आई थी, ये ऊपर से इसको टच किया, तोड़ के नीचे जाने की बजाय यहां से वापस ऊपर उठना शुरू हुई। तो आप देखें नीचे से सपोर्ट
वन डे के सपोर्ट के लेवल के ऊपर कितनी ज्यादा रिजेक्शन मिली इसको, विक कितनी बड़ी वापस पलटी है यहां से। तो जब ये वापस पलटी थी यानी सपोर्ट के लेवल के ऊपर नीचे की तरफ आपको विक नजर आई थी, तो यहां से ऊपर जाते हुए आपने ट्रेड ले ली थी। ठीक है जी, वो ट्रेड जो आपने ली थी वो आप देखें कि आपको कम से कम उसने प्रॉफिट कितना देना था, कम से कम यहां से जब ऊपर जाते हुए आपने ट्रेड ली थी इस जगह से बाय, तो आपका पहला जो टारगेट था वो ये था कि ये जो 4 घंटे का रेजिस्टेंस का लेवल है ना, आपके जहन में ये होना चाहिए था कि यहां तक तो इसने जाना है। ठीक है, अगर यहां से वापस नीचे आए तो आपने यहां पे इस ट्रेड को क्लोज कर देना था थोड़ा प्रॉफिट लेने के बाद। ठीक है, क्योंकि जब कैंडल बिल्कुल वही सिचुएशन जो वहां पे थी पहले, अभी लाइव आप देखें हमारे चार्ट के ऊपर अभी भी मौजूद है जी, लेकिन अभी वो सिचुएशन कहां पे है, अगला जो लेवल अभी लाइव हमारा चल रहा है, ठीक है, ये वाला लेवल वही सपोर्ट का लेवल है, लेकिन अभी यहाँ पे फाइट चल रही है इस जगह पे। ठीक है, ये वाला लेवल जो है, अब यहां से हमें बाय की ट्रेड क्या ले लेनी चाहिए, अभी हम फैसला करते हैं। फैसला करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम जो ये ये 1 घंटे का चार्ट है, हम 1 घंटे से भी छोटे चार्ट के ऊपर जाएंगे। 1 घंटे से छोटा चार्ट क्या है, 30 मिनट का। अब आप देखिएगा कि ये मैं ये क्यों कर रहा हूं। जब मैं 1 घंटे के चार्ट पे था, ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि 1 घंटे वाली कैंडल तो बार बार इसको काफी देर से टकरे मार रही है सपोर्ट के लेवल को। तो ऐसा लग रहा है कि कभी वो थोड़ी सी ऊपर रिजेक्शन मिलती है, दोबारा चली जाती है नीचे। लेकिन मैंने फिर मजीद इसको डिटेल में देखने के लिए इससे 1 घंटे से छोटे चार्ट पे गया, 30 मिनट के चार्ट पे। तो मुझे यहाँ पे पता चला कि भाई अभी 8:50 हो गए हैं, 30 मिनट की ये वाली कैंडल है जिसको 20 मिनट हो चुके हुए हैं। इससे पहले जो 30 मिनट की एक कैंडल थी वो ऊपर से गई थी और अच्छी खासी इस लेवल को नीचे तक उसने घुसी और वहां से रिजेक्शन मिली और ऊपर यहां पे जाके क्लोज हुई थी ये कैंडल इस जगह पे ऊपर। तो विक बनी थी, यानी रिजेक्शन है यहाँ पे। 1 घंटे में जो पहली 30 मिनट की कैंडल थी उसको अच्छी खासी रिजेक्शन मिली थी। ओके जी, मजीद हम 30 मिनट से छोटा चार्ट देख लेते हैं, 15 मिनट का। तो और मजीद यहाँ पे हमें क्लियर पता चल जाएगा। अब आप देखें कि जब मैं 15 मिनट का चार्ट ओपन किया तो वो बता रहा है कि ये 15 मिनट की कैंडल स्पीड से गई, इसने नीचे जाने से रोक दिया लेवल ने। उसके बाद अगली 15 मिनट की कैंडल नीचे जाने की बजाय ऊपर जाके क्लोज हुई थी, फिर अगली कैंडल ऊपर से आई, लेकिन उसने रिजेक्शन मिली। फिर अगली 15 मिनट की कैंडल नीचे गई। तो फिलहाल इस लड़ाई ही हो रही है, यानी कि स्ट्रगल चल रही है। अच्छा, ये कोई भाई हुए हैं जी लैपटॉप से इंटर, तो इनको मैं करता हूं म्यूट। तो अब आप देखें जब हम 15 मिनट पे गए तो इस लेवल के ऊपर पिछले 15 मिनट की 3 कैंडल्स की हमें वो माइक्रोस्कोपिक रिपोर्ट सामने आ गई है। तो अब ये क्या बता रहा है हमें कि पिछले 45 मिनट का जो रिजल्ट है वो ये है, 15-15 मिनट की जो 3 कैंडल्स क्लोज हो चुकी हैं, कि वो इस बार बार इस लेवल को तोड़ने के लिए अटैक तो कर रही हैं, लेकिन अभी तक तोड़ने में कामयाब नहीं हुई। ठीक है, तो अब यहां पे हमें डिसीजन लेने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। वापस मैं आता हूं 1 घंटे के चार्ट पे, कि यहां से अगर हम बाय की ट्रेड लें, ठीक है, इसके ऊपर बिल्कुल ले लेनी चाहिए हमें यहां से बाय की ट्रेड। तो हम यहां से अब बाय की ट्रेड अगर लें, ठीक है जी, तो हमारा जो टीपी है वो कहां पे होना चाहिए और एसएल कहां पे होना चाहिए। यहां से हम बाय की ट्रेड ले रहे हैं, ठीक है जी, और हमारा एसएल कहां पे होना चाहिए, टीपी हमारी कहां पे होनी चाहिए। देखिए हमारी बड़ी जो टीपी है ना वो यहां पे होनी चाहिए, इस जगह पे, यहां पे हमारी टीपी होनी चाहिए। लेकिन टीपी लगा के हमने इस ट्रेड को खुला नहीं छोड़ देना। क्यों, हो सकता है कि यहां से जब ये ऊपर जाए तो ये जो पहली रेजिस्टेंस है 4 घंटे की, यही इसको ऊपर जाने से रोक दे।
और यहां से ये फिर वापस नीचे आ जाए और नीचे आके इस हमारे लेवल को तोड़ के नीचे नीचे चली जाए, और हमारी वो ट्रेड जो यहाँ तक अच्छे प्रॉफिट में जा रही थी, अगर हम देख रहे होते तो यहाँ पे हम इसको क्लोज कर सकते थे। जब यहाँ से ये अगर नीचे जाना शुरू करे प्रॉफिट लेके, हमारी जो ना देखने की वजह से वही ट्रेड नुकसान में भी जा सकती है। ठीक है, तो इसलिए इस ट्रेड को ये यहां से वॉच करना जरूरी है लेने के बाद। एक बात तो ये होगी कि हमने ये ट्रेड यहां से ले ली। अब हम आते हैं कि इस ट्रेड का टीपी कहां पे होना, सॉरी टीपी तो होगी ऊपर, लेकिन अगर थोड़े प्रॉफिट पे, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं जी कि हमारा एसएल कहां पे होगा, स्टॉप लॉस कहां पे होगा इस ट्रेड का। नॉलेज के मुताबिक, ये देखिए नॉलेज आपके सामने है, अगर इस लेवल को, हमारा जो ये सपोर्ट का लेवल है, अगर ये इसको तोड़ती है, ये कैंडल जिसको बार बार अटैक कर रही है, ठीक है, अगर इस 1 डे के लेवल को तोड़ती है, तो इसके थोड़ा सा नीचे आप देखें 4 घंटे का सपोर्ट का लेवल मौजूद है, ये वाला। मैं एक सेकंड जी, कॉल आ रही है इसको मैं, तो अब यहां से अगर ये कैंडल हमारे 1 डे के सपोर्ट के लेवल को तोड़ती है, ठीक है, तो थोड़ा सा नीचे हमारा 4 घंटे का सपोर्ट का लेवल है, हो सकता है कि ये 4 घंटे वाला सपोर्ट का लेवल इसको नीचे जाने से रोक दे और यहां से फिर ये कैंडल ऊपर आ जाए। तो इसलिए हमारा जो एसएल होना चाहिए ना, वो होना चाहिए कहां पे, ये जो 4 घंटे वाला सपोर्ट का लेवल है, इसके निचले लेवल से कम 15 से 20 पिप नीचे, यानी कि यहां पे इस जगह पे हमारा एसएल होना चाहिए जी। ठीक है, यहां पे। अच्छा, इसको अब मैं थोड़ा सा अच्छे तरीके से चार्ट के ऊपर, यहां पे मैं आपको बताता हूं कि आप अपने चार्ट के ऊपर जहां पे आपने ट्रेड ली है, वहां से एसएल और टीपी को किस तरह से यहां पे ड्रॉ कर सकते हैं। ये आप देखें कि ये मैं आ गया इधर टूल बार में, ये टूल्स पड़े हुए हैं investing.com के। तो यहाँ पे आप देखें कि ये 3 लाइनें हैं और बीच में एक एरो है ना। तो ये देखें, इसके ऊपर मैंने माउस रखा है, तो ये क्या बता रहा है, लॉन्ग पोजीशन। ये आगे एरो के ऊपर मैं जाऊंगा तो ये लॉन्ग लॉन्ग पोजीशन का मतलब होता है बाय की ट्रेड। जहां से भी आप बाय की ट्रेड लेते हैं, बाय की ट्रेड को लॉन्ग पोजीशन भी कहते हैं। आपकी मर्जी है बाय ट्रेड के हैं, बाय की ट्रेड के हैं, या लॉन्ग पोजीशन के हैं, कि मैंने लॉन्ग ले ली है जी, लॉन्ग पोजीशन ले ली है, मतलब बाय की ट्रेड ले ली है। तो हमने बाय की ट्रेड है ना, तो मैं लॉन्ग पोजीशन को क्लिक करूंगा। ठीक है, अब इसको मैं खाली जगह पे देखें क्लिक करता हूं, तो ये एसएल और टीपी की आप अपने हिसाब से लेवल सेट कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा मैं क्लोज करता हूं, साइज छोटा करता हूं इसका। ये देखें, ये जो रेड कलर है ना, रेड, ये जो सेंट्रल लाइन है, यहां पे आपने ट्रेड ली है, जहां से ट्रेड लिया वहां पे ये सेंट्रल पॉइंट आना चाहिए। आप खुद से रखेंगे इसको। और जो रेड कलर है, एरिया है ये वाला, ये आपका प्रॉफिट का एरिया है कि टीपी आप कहां पे लगाना चाहते हैं, ऊपर नीचे आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। तो यहां पे इस ये जो ट्रेड हमने अभी ली है, ठीक है, हाइपोथेटिकली हम इसको थोड़ा सा अब सिस्टमेटिक तरीके से यहां पे हम इसकी टीपी और एसएल सेट करते हैं जी। जहां पे हमने ट्रेड ली है, मैं वहां पे सेंट्रल लाइन को रखूंगा। ये देखिए सेंट्रल लाइन ऊपर है, थोड़ी सी मैं इसको नीचे करूंगा यहां पे, ये लें जी। ये हमारी, जहां से हमने बाय की ट्रेड मैंने कहा कि यहां से ले लेनी चाहिए, वो ले ली। और जहां पे हमारा एसएल की मैंने लाइन लगाई है, वहां पे मैं एसएल यानी रेड कलर वहां पे सेट करूंगा। ये देखें हमारा एसएल हो गया। ठीक है, और हमारी जो टीपी है, वो मैं जहां पे मैंने क्रॉस लगाया हुआ है यहां पे रखता हूं जी। ये लें जी, ये हमारी ट्रेड का हमने सेट कर दी। अब इसका हमें फायदा क्या होगा, ये जो डायग्राम सी मैंने यहाँ पे रखी है, ठीक है, जो हमें बता रही है कि बाय की ट्रेड हमने यहां से ली, ठीक है, एसएल हमारा यहाँ पे है नीचे,
और टीपी हमारी यहाँ पे है। ये हमें कैलकुलेट करके बता रहा है कि हमारी इस ट्रेड का रिस्क टू रिवार्ड रेशो कितना है। ठीक है जी। अब आप देखें वो हमें कहां पे बता रहा है। ये आप अगर ये वाली सेंटर वाली ब्लैक वाली लाइन देखें तो इसके ऊपर हमें ये बता रहा है रिस्क टू रिवार्ड रेशो लिखा हुआ है। ये नीचे देखें रिस्क, ये देखें नीचे लिखा हुआ है मेरे माउस, जो अब माउस जहां पे मैंने रखा है, रिस्क टू रिवार्ड रेशो 2 है। ठीक है, यानी अगर 1 गुना नुकसान होगा तो 2 गुना प्रॉफिट होगा। यानी जितना एसएल जितने फासले पे है, टीपी उसका डबल है। ठीक है जी। तो ये हमारी ट्रेड, ये तो वैसे ही हमने ये चार्ट ओपन कर लिया ना रैंडमली, लेकिन हमें कोशिश क्या करनी चाहिए। अच्छा, ये रिस्की ट्रेड है, ये कोई इतनी अच्छी क्लियर ट्रेड नहीं है नॉलेज के मुताबिक इस वक्त। तो हमें क्या करना चाहिए, एक चार्ट हमने ओपन किया, ये नॉलेज हमने अप्लाई किया। ठीक है। तो पहली बात तो ये, अगर तो हमारे पास टाइम कम है, थोड़े वक्त में हमने ट्रेड लेनी है, तो फिर ये ट्रेड हमने ले ली है, इसका ये एसएल लगा दिया, क्या होगा कि हम इसको वॉच भी करते रहेंगे कि अगर तो ये ऊपर जाती है ना। ठीक है। अब यहां से हम बेशक इसका छोटा चार्ट ओपन कर लें, 15 मिनट का कर लें, 30 मिनट का कर लें। ठीक है। अब मैं ये लाइनें मिटा देता हूं ताकि हमारा, ये आप देखें, तो जैसे ही ये ट्रेड हमारी यहां पे पहुंचेगी, 4 घंटे वाले रेजिस्टेंस के लेवल को टकराएगी, हम देखेंगे छोटे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में या 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कि अगर ये इसको तोड़ के ऊपर नहीं जा रही और यहां पे टकराने के बाद ऊपर से रिजेक्शन मिल रही है, इसको नीचे जा रही है, तो हम इस ट्रेड को इतने प्रॉफिट पे क्लोज कर देंगे। ठीक है जी। और अगर ये इसको तोड़ के ऊपर चली जाती है तो हम फिर क्या करेंगे कि हम फिर अपना जो एसएल होगा उसको यहां से हटा के उसको यहां पे ले आएंगे ऊपर। फिर हम अपने एसएल को कहां पे ले आएंगे, स्टॉप लॉस को यहां से उठा के हम ऊपर ले आएंगे, ये यहां पे, इस जगह पे 4 घंटे के सपोर्ट के लेवल से थोड़ा सा 15 से 20 पिप नीचे। अब देखें कि अगर ये ट्रेड हमारी जाती है प्रॉफिट में, फिर तो टीपी हमारी ऊपर हिट हो जाएगी आराम से। लेकिन अगर ये ट्रेड वापस नीचे जाती है कहीं से भी, तो हमारा एसएल यहां पे आ गया है, तो हमारी जो ट्रेड है वो थोड़े प्रॉफिट में ही कटेगी एसएल के हिट होने पे भी। मेरी बात समझ गए। तो अब हमारी ये ट्रेड हमें नुकसान नहीं देगी। लेकिन अगर इसके उलट होता है, जहां से हमने ट्रेड ली थी, ठीक है, उसकी सेटिंग हम वैसे कर देते हैं कि अगर ये ट्रेड हमारे खिलाफ जाती है और हमारा एसएल हिट हो जाता है, तो भी टेंशन वाली बात नहीं है हमें। ये नुकसान वाली जो एसएल हिट करेगी ना ट्रेड, ये हमें सीखने का मौका देगी, ये बहुत कुछ सिखाएगी कि हमने क्या गलती की। शायद एक गलती तो हमारी ये थी कि हमने जल्दबाजी में ट्रेड ली है। हमें एक तो ये समझ आएगी क्यों जल्दबाजी में क्यों ट्रेड ली हमने, क्योंकि हमने सिर्फ एक, उसके ऊपर फाइट हो रही है कैंडल्स की, तो हमने समझा कि कहीं ऐसा ना हो कि हम ट्रेड मिस कर दें, तो चलें जी ट्रेड पकड़ते हैं। तो भी ये अगर अगर हमारे खिलाफ गई तो एसएल लगाने का फायदा क्या है कि थोड़े नुकसान पे ये ट्रेड क्लोज हो जाएगी, तो हमें ज्यादा नुकसान नहीं होगा। ये जो थोड़ा नुकसान होगा इसको हम अगली किसी अच्छी ट्रेड में, सही जगह से ली हुई ट्रेड में हम क्लोज कर प्रॉफिट जो है करके तो हमारा नुकसान कवर कर लेंगे। याद रखें कि एक जो अच्छा ट्रेडर होता है, मतलब जो लर्नर होता है, अच्छा लर्नर होता है, वो शुरू में अगर एक दिन में मिसाल के तौर पे उसने 3 ट्रेड्स ली, तो अगर उसकी एक ट्रेड लॉस में कट गई है और 2 ट्रेड्स उसकी थोड़े से प्रॉफिट में कट गई हैं, इसका मतलब है कि उसका नो प्रॉफिट, उसकी ट्रेडें पूरे दिन की प्रॉफिटेबल ट्रेड उसने की है। ठीक है। तो इसलिए शुरू में आपने एसएल जरूर लगाना है ट्रेड पे। बेशक आपका एसएल हिट हो जाए, लेकिन एसएल लगाना है, स्टॉप लॉस लगाना है नॉलेज को देख के। अब देखें हमारा जो स्टॉप लॉस है यहाँ पे, वो इस जगह के ऊपर है जी। मैं यहाँ पे परमानेंट एक लाइन लगा देता हूं रेड कलर की। ठीक है, ताकि हमें पता चले कि हमारा एसएल कहां पे था। ये हमारा एसएल है इस जगह पे। इस लाइन को जब ये क्रॉस करेगी कैंडल, तो हम समझ लेंगे कि हमारी ट्रेड लॉस में कटी है। और हमारी जो टीपी है वो हम 2 टीपियां लगाते हैं, एक जो हमने खुद से काटनी है अगर हम देख रहे हुए,
वो हम इस जगह पे, अगर ये यहाँ से ऊपर जाने की बजाय नीचे आना शुरू हो जाए तो इस जगह पे हम इसको काटेंगे खुद से। ठीक है, ये मैं ब्लू कलर का लगा देता हूँ। और जो हमारी पक्की टीपी है, ठीक है, कि अगर यहाँ से ये ऊपर चली जाती है तो वो टीपी हमारी होगी इस जगह के ऊपर, यहाँ पे। ठीक है जी, अब ये ट्रेड हमारी हो गई। ये मैंने सारा कुछ सेटिंग सेव कर दी है। अब इसको हम बाद में देखेंगे कि इसका क्या हुआ। ठीक है, अब यही नॉलेज हम किसी और चार्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं। ये तो एक चार्ट था ऑस्ट्रेलियन डॉलर का, यूएसडी का। ठीक है, तो अच्छा, एक और बात, क्योंकि अभी हमने वो नॉलेज सीखा नहीं है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि दो तरह के नॉलेज होते हैं फॉरेक्स में। एक होता है टेक्निकल नॉलेज, जिसका ये पहला पार्ट है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा जो नॉलेज है वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट होता है, जिसे हम कहते हैं खबरों का नॉलेज या फंडामेंटल नॉलेज। ठीक है, ये अभी हमने नहीं पढ़ा। ठीक है, यानी न्यूज का नॉलेज। ठीक है, ये हमने नहीं पढ़ा अभी। इनफैक्ट अभी हकीकत ये है कि थोड़ी देर पहले, ठीक है, 7 बजे अमेरिकन डॉलर की 3 न्यूज आई, पाकिस्तानी टाइम 7 बजे। और तीनों न्यूज में वो, उनमें से दो हाई इंपैक्ट की न्यूज थी, बड़ी न्यूज, यानी कि बड़ी शिद्दत वाली न्यूज थी। वो डॉलर को उन्होंने स्ट्रांग किया हुआ है। उन न्यूज ने डॉलर को क्या किया हुआ है, स्ट्रांग किया हुआ है। ये आगे हम पढ़ेंगे कि ये न्यूज का नॉलेज कैसे हमें पता चलेगा। तो उस न्यूज की वजह से अमेरिकन डॉलर स्ट्रांग हो रहा है। ठीक है, तो जब अमेरिकन डॉलर स्ट्रांग हो रहा है तो फिर उसके अपोनेंट जो भी करेंसी है, अब यहां पे ये पेयर देखेंगे, ये क्या है, ये है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और यूएसडी। मुकाबला किसका है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर का, किसके साथ, अमेरिकन डॉलर के साथ। ये प्राइस किसकी, ये चार्ट किसका नजर आ रहा है आपको, ऑस्ट्रेलियन डॉलर का। किसके मुकाबले में, अमेरिकन डॉलर के मुकाबले में। तो अमेरिकन डॉलर इस वक्त स्ट्रांग हो रहा है। इसका मतलब है कि ये जो चार्ट आपको नजर आ रहा है वो हमेशा पेयर का जो लेफ्ट साइड पे पहला पार्ट होता है ना, चार्ट इसका होता है, जो आपको नजर आ रहा होता है। ठीक है, और ये जो प्राइस आपको नजर आ रही होती है इधर राइट साइड पे, ठीक है, ये प्राइस होती है इसमें। ठीक है, बहरहाल ये चार्ट भी और प्राइस भी हमेशा जो लेफ्ट साइड पे जो पेयर का पहला कंपोनेंट या करेंसी होती है उसकी होती है। तो ये प्राइस नीचे किसकी जा रही है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर की। इसका मतलब क्या हुआ कि अमेरिकन डॉलर इस वक्त स्ट्रांग हो रहा है। क्यों, उस न्यूज के इंपैक्ट की वजह से। समझ रहे हैं बात को। तो ये क्योंकि न्यूज का नॉलेज हमारे, हमने पढ़ा हुआ नहीं है, हम अभी सिर्फ टेक्निकल नॉलेज को फोकस कर रहे हैं। तो हमने, इसलिए भी हमने यहाँ पे ट्रेड लगा दी। क्या होगा कि या तो, क्योंकि नॉलेज की वैल्यू तो होती है ना, 1 डे का लेवल टूटा है तो नीचे 4 घंटे का चार्ट तो मौजूद है, स्पोर्ट स्ट्रांग मौजूद है, चांसेस हैं कि यहाँ से ये वापस आ जाएगी ऊपर। लेकिन अगर इसको भी 4 घंटे के चार्ट को भी तोड़ के ये नीचे जाती है तो ठीक है, हमारा एसएल लगा हुआ है यहाँ पे, तो थोड़े लॉस पे ट्रेड क्लोज हो जाएगी। ठीक है ना, तो इससे हमें क्या मिलेगा, अगर नुकसान पे भी क्लोज हुई ट्रेड, एसएल हिट हो गया, क्योंकि हमने अपना जो जितना भी हमें नॉलेज आता है अभी तक का उसके मुताबिक ली है। तो फिर नुकसान पे जब ट्रेड क्लोज होगी तो वो हमें मौका देगी कि हम एनालाइज करें, कि हम पता चलाने की कोशिश करें कि यार ये क्यों हमारी ट्रेड जो है ये लॉस में क्यों कटी है, एसएल क्यों हिट हुआ है। तो पीछे फिर हमें रीजंस ढूंढने का मौका मिलेगा, तो फिर हमारी लर्निंग और इंप्रूव करेगी। मेरी बात समझ रहे हैं। तो याद रखें कि जो हमारी ट्रेड के अंदर स्टॉक, ये जो एसएल का कंसेप्ट है ना, कि लास्ट में थोड़े नुकसान में ट्रेड क्लोज हो जाए बजाय इसके कि वो ज्यादा नुकसान में जाए, तो ये हमें बहुत अच्छा जो है वो हमारी स्किल डेवलप करती है ट्रेडिंग की। ठीक है, जो जो कि हमें अपने चार्ट को एनालाइज करने को, अपनी गलतियों को सीखने को, अपने नॉलेज को बेहतर करने का मौका प्रोवाइड करती है। ठीक है जी, तो ये यहाँ पे हमारी ट्रेड रहेगी। अब अच्छा, एक बेस्ट अप्रोच क्या होती है कि आपने कम से कम
4 से 5 डिफरेंट चार्ट्स के ऊपर अपने ये नॉलेज अप्लाई करके सेव करके रखना होता है। जो बेस्ट अप्रोच होती है ना ट्रेडिंग की, वो ये होती है कि आप इस तरह के कम से कम 4 से 5 चार्ट्स, डिफरेंट चार्ट्स के ऊपर, ठीक है, जो भी आपको बेहतर समझ आते हैं, उनके ऊपर आप इस तरह का जो भी आपको नॉलेज आता है वो अप्लाई करें। ठीक है, अभी क्योंकि हमने सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का नॉलेज सीखा है, तो अभी हम सिर्फ इसी को ही अप्लाई कर रहे हैं। और फिर आप उनको उसकी सेटिंग को सेव कर लें। फिर जब भी आप अपना लैपटॉप खोलें, ठीक है ना, तो आप सबसे पहले उन सारे जो 4-5 चार्ट हैं उन सब में करंट सिचुएशन में देखें कि वो नॉलेज कितना वैलिड है, कौन सा नॉलेज आपको सबसे बेस्ट ट्रेड इस वक्त ऑफर कर रहा है, या जल्द जल्द ही एक बेस्ट ट्रेड आपको ऑफर करने वाला है। ठीक है, तो उनमें से जो बेहतर ट्रेड मिल रही है वो लें, अगर नहीं मिल रही जो मिलने वाली है उसका इंतजार करें। ठीक है, ऐसा ना हो कि सिर्फ एक ही चार्ट खोला, उसी पे नॉलेज अप्लाई किया, 50-50 थे और ट्रेड ले ली। शुरू में तो ठीक है प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन अगले लेवल के ऊपर जो जो आप आगे बढ़ेंगे तो फिर ये हैबिट आपको डेवलप करनी होगी। अब जैसे देखें मिसाल के तौर पे मेरे इस लैपटॉप के ऊपर आप देखें मैंने कितने चार्ट्स के ये सेविंग की हुई है। ठीक है जी, काफी सारे पेयर्स का मैंने सेव किया हुआ है नॉलेज जो है, ताकि मुझे जिस वक्त भी देखना पड़े कि यार अगर मुझे गोल्ड में ट्रेड में गोल्ड में करता हूं, लेकिन फर्ज करें अगर मैं कहूं कि मुझे गोल्ड में ट्रेड नहीं मिल रही इस वक्त अच्छी, तो मैं फौरन क्या करूं कि मैं आ जाऊं दूसरे चार्ट्स के ऊपर, किसी दूसरे चार्ट के ऊपर कि यार अच्छा ये देखें गोल्ड में तो बड़ी अच्छी ट्रेड इस वक्त अपॉर्चुनिटी मुझे मिल रही है, नजर आ रही है। ठीक है, तो मुझे यहाँ से मैं बाय की ट्रेड ले सकता हूँ छोटे एसएल के साथ, ठीक है, और अच्छी टीपी के साथ। तो किसी दूसरे पेयर में मैं नॉलेज ओपन करूंगा तो वो मुझे बता देगा कि यार इसमें तो थोड़ा सा वेट करने के बाद शायद हमें बहुत अच्छी ट्रेड मिल जाए, तो मैं अटेंटिव हो जाऊंगा कि नहीं थोड़ी थोड़ी देर के बाद मुझे इसको देखना है। ठीक है, जैसे अब देखें ये पेयर है, इसके ऊपर मैंने यहाँ तक तो नॉलेज अप्लाई किया हुआ था, न्यूजीलैंड डॉलर और CHF। ठीक है, उसके बाद क्योंकि मैंने इसको देखा नहीं, ये देखें जब ये मैंने चैनल बनाया हुआ था एक साइडवेज का, ये देख रहे हैं ये वाला। ठीक है, अब इसको जब इसने तोड़ा है ब्रेक और रीटेस्ट भी किया है और फिर नीचे गया, लेकिन मैंने देखा नहीं। ठीक है, यहाँ से बड़ी अच्छी मुझे ट्रेड मिल सकती थी नॉलेज के मुताबिक जब इस पॉइंट से नीचे गया था ये। ठीक है, रीटेस्टिंग करने के बाद ब्रेकआउट, ये आगे आप पढ़ेंगे, ये आप ये नॉलेज जो है चैनल ब्रेक करने का। ठीक है, और यहाँ तक इसने प्रॉफिट दिया था, और ये अभी फिर यहाँ पे आप देखें सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल यहाँ पे भी हम बना लेते हैं मिसाल के तौर पे। ओके, नहीं यहाँ पे, सॉरी ये तो मैंने और पकड़ा हुआ है। ये 4 घंटे का चार्ट है जी, यहाँ पे हम, सॉरी 1 डे का चार्ट है, हम 4 घंटे का अगर ओपन कर दें इस जगह के ऊपर, 4 घंटे का चार्ट हमें ज्यादा बेहतर पिक्चर बताएगा। ओके जी, ये 4 घंटे के चार्ट पे आ गए, और इस जगह पे आप देखें कि कुछ हमारे जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल हैं वो कुछ इस तरीके से बनेंगे। यहाँ से ये हमारा एक लेवल बन रहा है अभी की सपोर्ट जहाँ पे अभी मौजूद है। ठीक है, और इससे पहले जहाँ से ये ऊपर जा चुका है, अब आप देखें कि इसने ये रेजिस्टेंस को नीचे से तोड़ा है, रेजिस्टेंस को तोड़ के कैंडल ऊपर गई। अब इसको हम 1 घंटे पे ले आते हैं। ये देखें, ये इस रेजिस्टेंस के लेवल को तोड़ के कैंडल्स ऊपर चली गई, कितने घंटे ऊपर जाती रही, फिर ऊपर से वापस आई। इसी पहले जो रेजिस्टेंस का लेवल था वो अब बन गया सपोर्ट का लेवल। ठीक है, ये इसको तोड़ा था, लेकिन इसको हम तोड़ना नहीं कहते, क्यों, क्योंकि कैंडल जो क्लोज हुई है नीचे जाके तोड़ के, वो बिल्कुल इसके साथ नजदीक हुई है और अगली कैंडल वापस आ गई ऊपर। ठीक है, तो फिर देखें ऊपर निकल गई। तो अब ये सपोर्ट बन गई थी। अब देखें इस जगह के ऊपर आप देखें कि यहां से, बल्कि छोटी कैंडल्स के ऊपर आते हैं ताकि और मजीद क्लियर पिक्चर नजर आए, 30 मिनट के ऊपर आते हैं, या इस पॉइंट को देखिएगा आप कि यहां से जब ये एक जगह, तो ये देखें कि ये ऊपर गई, वापस आई, सपोर्ट के लेवल को टच किया, उसके बाद यहां से रिजेक्शन देखें कितनी मिली इसको। ठीक है, 30 मिनट की कैंडल है,
अगर आप 15 मिनट की कैंडल में आएंगे तो और ज्यादा डिटेल में इसको हमें समझ आ जाएगा बिहेवियर का। ये पीछे आप देखें इस जगह पे कि यहाँ से इसने तोड़ के ऊपर निकली थी, ठीक है, यहाँ से तोड़ा वापस आ गई, फिर यहाँ से चलेगी ऊपर, ये क्लियर कट इसने तोड़ा फिर वापस आई, देखें ये रिजेक्शन पहली मिली इसको यहाँ पे। और यहाँ से जब ऊपर जाना शुरू हुई तो लोगों ने इस जगह से जब ऊपर गई तो ट्रेड ली थी। लेकिन अब यहाँ पे देखें ये वापस ऊपर से 15 मिनट की एक कैंडल आई, स्पोर्ट के लेवल को टच किया और वापस देखे कितनी स्पीड से भागी है ऊपर। ये कैंडल भी और अगली कैंडल भी नीचे आई फिर ऊपर भागी और ऊपर निकल गई, देखें। तो ये स्पोर्ट का लेवल का इसलिए रिजेक्शन है यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे बायर्स थे जो वेट कर रहे थे कि देख रहे थे कि अगर कोई कैंडल आए और जैसे ही ऊपर वापस रिजेक्शन उसमें नजर आए नीचे से ऊपर जाते हुए तो वो बाय की ट्रेड लेंगे। तो वही हुआ है यहाँ पे। फिर आप देखें यहाँ पे इस जगह के ऊपर ये इसने फिर नीचे थोड़ा सा आके ऊपर यहां से रिजेक्शन मिली, लेकिन यहां से जब ऊपर जाना शुरू हुआ ये प्रीवियस कैंडल्स का हाई को तोड़ा इसने तो ऊपर देखें कितनी स्पीड से फिर ऊपर गई है, ठीक है, स्पोर्ट के नजदीक से जब ऊपर जाना शुरू हुई है। और सेम वही सिचुएशन अभी यहाँ पे भी आ रही है कि उसी स्पोर्ट के लेवल को वापस वो टकरा रही है। अब हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पे इसका बिहेवियर क्या होता है। पहली जो 15 मिनट की कैंडल है वो तो बता रही है कि नीचे से रिजेक्शन मिल रही है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे थोड़ा सा वेट करने के बाद आप यहां से बाय की ट्रेड लें, ठीक है, तो आपका जो एसएल है वो कहां पे होना चाहिए। लेट्स से कि यहां पे आप बाय की ट्रेड लेते हैं थोड़ा सा वेट करने के बाद और रिजेक्शन देखने के बाद, तो आपको जो एसएल होगा वो होना चाहिए, बाय की ट्रेड आप यहां से लेंगे फॉर एग्जांपल। एसएल आपका ये सपोर्ट का लेवल है, ये पहले इसने देखें हिट कर गया, एसएल खा गया है। तो इस लेवल से थोड़ा सा यहाँ पे आप इस दफा नीचे एसएल लगा दें यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ ये एसएल वो हिट कर चुका हुआ है, उससे पहले इतना नजदीक खाया था, अभी उसने थोड़ा सा दूर जो एसएल थे वो खाए, आप इससे भी थोड़ा सा नीचे लगा दें, ठीक है। और आपकी टीपी कहाँ पे होनी चाहिए, टीपी आपकी कम से कम ये जगह पे होनी चाहिए, ये यहाँ पे आपकी टीपी होगी। तो अब मुझे बताएं कि यहां से जिस वक्त क्या है कि दो ऑप्शंस है ना, या तो हो सकता है यहां से ये लड़ने के बाद ऊपर चली जाए, ठीक है, और आपकी टीपी की तरफ जाना शुरू हो, आप एसएल को ऊपर ले आए थोड़ा सा, ठीक है, या थोड़े प्रॉफिट में ट्रेड काट दें। या ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि अगर ये एसएल भी आपका हिट हो गया, थोड़े नुकसान पे ही कटेगी ना ट्रेड, ऐसा तो नहीं है कि वो बहुत ज्यादा नुकसान कर देगी। क्यों? क्योंकि जब आप इस नॉलेज को अप्लाई कर रहे हैं ट्रेड लेते हुए, तो फिर आप अपनी ट्रेड के ऊपर ज्यादा रिस्क नहीं ले रहे, ठीक है ना, कैलकुलेटेड रिस्क ले रहे हैं जो आप किसी दूसरी अच्छी ट्रेड में कवर कर लेंगे। लेकिन तरीकाकार आपकी हैबिट ये होनी चाहिए कि नॉलेज के मुताबिक आपने ट्रेड लेनी है, ठीक है। यहाँ पे भी देखें बाय की ट्रेड बन रही है लेकिन थोड़ी देर में वाजिया हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अभी तो मैंने 15 मिनट की चार्ट ओपन किया हुआ है ना, लेकिन जिस वक्त मैं बड़े चार्ट ओपन करूंगा, जैसे लेट से कि 30 मिनट का चार्ट ओपन करता हूं या 1 घंटे का, तो उसमें अभी एक ही कैंडल अभी यहाँ पे हिट कर रही है इसको, ये देख रहे हैं आप। तो अभी थोड़ी सी रिजेक्शन मिली है, थोड़ी, या तो ये रिजेक्शन बड़ी हो ना नीचे इधर से ऊपर निकले ना यहाँ से, फिर हमें बाय की ट्रेड ले लेनी चाहिए, या थोड़ा सा वेट करें, ठीक है, कोई बड़ी विक नीचे से मिलना शुरू हो तो यहाँ से ऊपर निकले तो फिर हम बाय की ट्रेड लेंगे। तो कहने का मतलब ये कि यहाँ से हम बाय की ट्रेड में इंटर हो सकते हैं थोड़ी देर देखने के बाद, इसके वॉच करने के बाद। और वो जगह कौन सी हो सकती है जी, ये जगह वो हमारी हो सकती है, ये जगह, ठीक है। जैसे ही इस लेवल को ये ऊपर निकले तो यहाँ से हम बाय की ट्रेड ले लें, उससे पहले ये यहाँ पे लड़ती रहे जब तक हमें परवाह नहीं है। यहाँ से ऊपर निकले तो बाय की ट्रेड ले लें, एसएल हमारा ये जो प्रीवियस एसएल हिट हुए हैं लोगों के उससे थोड़ा सा नीचे होना चाहिए इतना। क्यों? यहाँ पे बार बार वो हिट करने देखें, यहाँ पे भी गई थी, हिट किया था इसने एसएल, और जिनके नजदीक होते हैं सपोर्ट या रेजिस्टेंस के लेवल वो रिस्क पे होते हैं, थोड़ा सा एसएल दूर होना चाहिए 15 से 20 पिप फासले पे, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपने ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स की करनी है जी, प्रैक्टिस करें, ठीक है, ट्रेड लें अपने डेमो अकाउंट्स के ऊपर। अब अगर आपका डेमो अकाउंट लॉगिन है तो यहाँ से आप ट्रेड ले सकते हैं एसएल यहाँ पे रख के और टीपी यहाँ पे रख के। क्या होगा, आप उसको देखते रहें, आपका आपका एक्सपीरियंस ही बढ़ेगा ना, आपका बिलीफ बढ़ेगा अपने नॉलेज के ऊपर। तो आज का सेशन जी मैं यहाँ पे अब कर रहा हूँ खत्म, क्योंकि हमने लेट शुरू किया था। और अब आपके जहन में कोई क्वेश्चन है आज के हवाले से, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हवाले से, तो आप वो क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ से जी मैं माइक कर रहा हूँ ओपन आप सब दोस्तों के। तो हमारे पास टाइम क्योंकि है अभी 15-20 मिनट, तो आप क्वेश्चन जो करना चाहते हैं अपना माइक अनम्यूट कर लें और क्वेश्चन। जी।
जब हम डेमो अकाउंट यूज करते हैं आता साहब, तो उसमें ट्रेड करते हुए इज इट मैंडेटरी कि सारी की सारी अमाउंट, जैसे $10,000 का अगर कोई मिला हुआ है, तो हम सारे के सारे को ट्रेड कर दें? बिकॉज मुझे उसमें समझ नहीं आया कि अगर मैं उसमें से कहता हूँ जी मुझे सिर्फ $1,000 की ट्रेड करनी है, तो उसका क्या तरीका है, वो गाइड करने, फिर अगले क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ। देखें सब, अजीज भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखें सबसे पहले तो सर हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारा अकाउंट में पैसे होते हैं ना, हमने वो पैसे सारे के सारे या 10% या 5% यूज नहीं करने होते एक ट्रेड में। तो क्या करना होता है, हमने एक एक वर्ड होता है ट्रेड साइज। असल में मुझे नहीं समझ लग रही कि हम ये चीजें, शायद मैं कोई क्लियर नहीं कर सका पहले सेशन में, क्योंकि हमने जो फर्स्ट सेशन किया था उसकी अगर आप रिकॉर्डिंग देखेंगे तो मैंने ये सारी चीजें मेंशन की हुई हैं उस सेशन में, कि हम ट्रेड का साइज सिलेक्ट करते हैं ट्रेड लेते हुए। हम ये नहीं देखते कि हमारे अकाउंट में फर्ज किया $10,000 है, तो हमने $10,000 में से कितने डॉलर की ट्रेड लेनी है, नहीं। तो हम ये बिल्कुल भी नहीं देखते, बल्कि हम ये देखते हैं कि हमारी ट्रेड का साइज क्या होना चाहिए। मैं यहाँ पे अभी लिखूंगा मिसाल, मैं वाइट वाइट स्क्रीन शेयर करता हूँ ताकि सब दोस्तों को ज्यादा बेहतर समझ आए। जी, तो मैं ये कह रहा था कि लेट्स से कि आपके अकाउंट में है $10,000। ठीक है जी, ये $10,000 आपके अकाउंट में है, डेमो अकाउंट में। डेमो अकाउंट जो है उसमें सिर्फ डेमो अकाउंट में और रियल अकाउंट में एक डिफरेंस है सिर्फ, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। क्या कि ये जो $10,000 है ना डेमो अकाउंट में, ये फेक है, ये पैसा फेक है, रियल नहीं है। ठीक है जी। बाकी आप इस डेमो अकाउंट में जितने भी फंक्शन यूज करेंगे, लॉस करेंगे, प्रॉफिट करेंगे, वो रियल की तरह है। वही कुछ होता है रियल अकाउंट में। तो डेमो अकाउंट में और रियल अकाउंट में सिर्फ एक डिफरेंस होता है कि रियल अकाउंट में ये पैसा आपका रियल होता है, यहां पे ये फेक है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है आप। ठीक है, तो अब इसके बाद सारी चीजें कॉमन हैं डेमो अकाउंट में भी। ये जो आगे मैं बातचीत करूंगा ये आप, ये रियल में भी यही कुछ है। तो हमने क्या करना होता है कि वी हैव टू सिलेक्ट आवर ट्रेड्स लॉट साइज। फॉरेक्स में एक वर्ड यूज होता है लॉट साइज। ठीक है, फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर लॉट साइज का मतलब होता है कि आपकी ट्रेड का साइज कितना है। आपकी बाय की ट्रेड है या सेल की है, उसको हम ट्रेड ही कहेंगे। आपकी ट्रेड का साइज कितना है, ये चीज इंपॉर्टेंट है सर। आपका जो क्वेश्चन था अजीज भाई, उसका जवाब दे रहा हूं अभी, जरा थोड़ा सा समझने की प्लीज कोशिश कीजिएगा कि जी प्लीज। अगर लेट से कि अगर मेरे अकाउंट में टोटल वैल्यू ही है, डिपॉजिट है $100, तो मेरी लॉट का साइज क्या होना चाहिए, मेरी ट्रेड का साइज कितना होना चाहिए कम से कम, ताकि मेरा $100 भी ना नुकसान ना हो जाए, मुझे वो इस पे भी मैं पैसा कमाऊं। और वही चीज आपके ऊपर भी वैलिड होती है कि आपके अकाउंट में $10,000 है, काफी सफिशिएंट अमाउंट है, लेकिन ये $10,000 को आपने ट्रेड इस तरीके से करना है कि ये 10,000 का 10,000 भी उधर ही रहे अकाउंट में, जाया ना हो, और इसमें आप प्रॉफिट भी थोड़ा थोड़ा ऐड अप करते रहें। तो वो तरीका एक ही है कि वी हमने जो अपनी लॉट का साइज है ना, वो जो है वो वाइजली सिलेक्ट करना है। ठीक है जी। वो इंपॉर्टेंट फिर क्या हुआ, अकाउंट में पैसे कितने हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि हाउ इंपॉर्टेंट ये है कि हाउ वाइजली वी आर एज अ ट्रेडर, वी आर यूजिंग
our trades lot size, कि जो भी हम ले रहे हैं, ट्रेड ले रहे हैं बाय की या सेल की, उसमें हमारा ट्रेड की लॉट का साइज क्या है। ओके जी, नाउ ये ट्रेड की लॉट का साइज का फंडा क्या है, अब हम इसके ऊपर आते हैं। देखें, इन फॉरेक्स ट्रेडिंग जो छोटी ट्रेड समझी जाती है ना, मिनिमम साइज ऑफ लॉट ऑफ अ ट्रेड, वो होती है 0.01। जब आप किसी भी ट्रेड, किसी भी पेयर के ऊपर ट्रेड लेने लगते हैं, तो सबसे पहले वो आपसे पूछता है, जो अगला पेज आता है, कि आपकी ट्रेड का साइज कितना है। आपने खुद लिखना होता है ट्रेड का साइज, वहां पे जो ट्रेड की साइज की जगह बनी होती है। तो ये 0.01 जो है ना, ये सबसे छोटी ट्रेड का साइज है जी। इससे ज्यादा छोटी ट्रेड नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या है, इसको हम इसके दो नाम हैं। इसको हम कहते हैं 1 माइक्रो ट्रेड, एक तो इसका नाम ये है। इसका दूसरा टिपिकल नाम है और 1 सेंट, यानी 1 पैसा डॉलर का, 1 सेंट ट्रेड, 1 पैसे की ट्रेड। ये सबसे छोटी ट्रेड है सर। लेकिन इसकी वैल्यू कितनी है। अब एक आदमी का अगर $100 का अकाउंट है, तो उसको एक वक्त में सिर्फ सबसे छोटी ये ट्रेड लगानी चाहिए। कम से कम रिस्क ये होता है फॉरेक्स ट्रेड में कि आप 1 पैसे की ट्रेड लगाएं। अब आप देखिएगा कि एक आदमी का $100 का अकाउंट है, एक आदमी का $100 का अकाउंट है जी, डिपॉजिट है। वो भी फॉरेक्स कर सकता है ना, ट्रेड कर सकता है। वो भी, उसकी भी ख्वाहिश है कि वो ट्रेडिंग सीखे और पैसा बनाए। तो वो $100 से हम, वो भी हजारों डॉलर प्रॉफिट बना सकता है। हमारे पास ऐसे काफी सारी एग्जांपल्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 3-4 सालों में, कि $100, $200, $300 से लोगों ने माशाल्लाह से $10,000 से ज्यादा के अकाउंट हैं अभी उनके, और अच्छा खासा प्रॉफिट भी ले चुके हैं। ठीक है, तो एवरीथिंग इज पॉसिबल, ठीक है, फॉरेक्स में। अब इसकी आप पोटेंशियल देखिएगा कि एक साहब है, उनके अकाउंट में सिर्फ $100 है, तो उनको एक, लेट से हम गोल्ड की बात करते हैं जो बहुत खतरनाक पेयर समझा जाता है, तो वो सिर्फ एक वक्त में सिर्फ एक ट्रेड लेते हैं 0.01 की, सबसे छोटी ट्रेड, कम से कम रिस्क ले रहे हैं। तो इसका भी पोटेंशियल क्या है, इस ट्रेड का भी लॉट साइज का, कि फर्ज करें उन्होंने ट्रेड ली, अभी गोल्ड है $1938 पे, ये गोल्ड की प्राइस है। उन्होंने यहां से गोल्ड को किया बाय, बाय की ट्रेड ली उन्होंने, और गोल्ड चला गया 1940 पे या 1939 पे चला गया जी। एक पॉइंट ऊपर गया ना, 1939 पे गया। तो आपको पता है कि इस ट्रेड के ऊपर उनको प्रॉफिट कितना होगा। यहां पे वो ट्रेड क्लोज कर देते हैं, तो उन्होंने $1 प्रॉफिट गेन कर लिया जी, कमा लिया है $1 प्रॉफिट। अब आप देखें, फॉरेक्स का जो मिनिमम पोटेंशियल वो ये है कि अगर आप ये जितना भी नॉलेज आप सीख रहे हैं या आगे मजीद सीखेंगे, ठीक है, अगले हफ्ते के अंदर, तो अगर आप ये 5 days a week 1% प्रॉफिट ऑन एवरेज अर्न कर सकते हैं डेली। तो ये 20 दिन होते हैं महीने में, ठीक है। तो 20%, यानी 15 to 20% प्रॉफिट आप महीने का आराम से कमा सकते हैं। अब देखें, ये भाई साहब ने $100 के ऊपर सबसे छोटी ट्रेड ली और थोड़ा सा प्रॉफिट लिया। गोल्ड डेली 10 से 15-20 लाजम मूव करता है मिनिमम ऑन एवरेज, कभी कभी वो 100 पॉइंट भी मूव कर जाता है। ठीक है, तो हमने सिर्फ 1 पॉइंट की मूवमेंट पकड़ी सबसे छोटी ट्रेड पे, और $1 का प्रॉफिट आ गया, और वो भी $100 के अकाउंट के ऊपर $1 इज इक्वल टू 1%, कि आपने 1% प्रॉफिट बना लिया है। ठीक है जी। अच्छा, अब अगर आपका अकाउंट है लेट से $10,000 का, अब इसके ऊपर बात कर लेते हैं जो आपका क्वेश्चन था।
तो आप इसके ऊपर क्या करें कि आप इसको रियली समझें, आप इसके ऊपर भी कम से कम रिस्क लें। कितना? कि अगर $100 वाले ने 1 सेंट ली थी की ट्रेड ली थी, तो $1000 वाला कितना ले लेगा? 10 सेंट की ले लेगा। ठीक है, तो 10,000 वाला कितना ले लेगा? आप $1 की ट्रेड ले लें जी, एक वक्त में 1.00। ये जो लॉट साइज है, इसको हम कहते हैं, यानी इस तरह की 100 ट्रेड्स मिलेंगी, 1 सेंट की थी ये, अब इसमें इसको हम कहते हैं 1 स्टैंडर्ड लॉट, फॉरेक्स की जुबान में 1 स्टैंडर्ड लॉट, सॉरी स्टैंडर्ड। एक तो 1.00 की जो लॉट का साइज होता है ना ट्रेड का, उसको या तो 1 स्टैंडर्ड लॉट कहते हैं, यानी एक स्टैंडर्ड लॉट, ठीक है, जैसे 1 किलोग्राम होता है, या इसका दूसरा नाम है टिपिकल मैथ की जुबान में $1 ट्रेड, $1 की ट्रेड। सर जी ये बहुत बड़ी ट्रेड समझी जाती है, ठीक है, लेकिन $10,000 के अकाउंट पे भी हम नहीं कहते रियल अकाउंट पे कि आप एक वक्त में $1 की ट्रेड लगाएं, बल्कि हम कहते हैं कि इसकी जगह बेहतर है आप $0.5 की, यानी 50 सेंट की ट्रेड लगा दें, 0.50 की, ये बेहतर ट्रेड होगी। लेकिन मैं आपको सिर्फ बताने लगा हूं पोटेंशियल क्या है, कि अगर आपने $1 की ट्रेड ली है और आपने बाय की ट्रेड यहां से ही पकड़ी थी 1938 से, गोल्ड की बात कर रहे हैं, और 1939 पे आपने क्लोज कर दी है, आपको पता है आपने प्रॉफिट कितना कमाया है? थोड़ा सा प्रॉफिट लिया है आपने, 1 पॉइंट का, $100 आपका प्रॉफिट हो गया है जी। और अब आपका अकाउंट है $1,000 का, तो मिनिमम पोटेंशियल फॉरेक्स का क्या है? $100 तो पूरा हो गया आपके सामने, छोटी सी ट्रेड ने। ठीक है, अगर आपका अकाउंट बड़ा है, मिसाल के तौर पे $1,00,000 का अकाउंट है, ठीक है, क्योंकि फॉरेक्स में तो बहुत बड़े बड़े अकाउंट होते हैं लोगों के जिनको ट्रेडिंग की समझ आ जाती है, तो वो क्या कर सकते हैं कि वो एक वक्त में 5 स्टैंडर्ड लॉट की ट्रेड ले सकते हैं, या 10 स्टैंडर्ड लॉट की ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि जिसने 5 स्टैंडर्ड की लॉट ली, गोल्ड की हम बात कर रहे हैं ताकि बात समझ आ जाए, कि 1938 पे बाय किया और 1939 पे गया तो ट्रेड क्लोज कर दी, तो प्रॉफिट कितना हुआ इनको? इनकी $5 की ट्रेड है, तो $1 की ट्रेड में एक पॉइंट जो होता है वो $100 देता है, तो 5 × 100, इनका प्रॉफिट हो गया जी $500। और इन्होंने क्योंकि रिस्क ज्यादा लिया हुआ है, इन्होंने भी यहां से लिया था, तो इनका प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 10 × 100, 10 पॉइंट्स का, $10 का प्रॉफिट, तो इनका हो गया $1,000। ये लें, ये प्रॉफिट हो गया। तो इसलिए हम, आपके अकाउंट में जितना भी पैसा होता है, आपने अपनी लॉट के साइज को मैनेज करना होता है और कोशिश करनी होती है कि मिनिमम पॉसिबल रिस्क लें, ज्यादा रिस्क लें ही नहीं, पॉसिबल रिस्क, दैट इज के मिनिमम, ट्राई टू यूज मिनिमम लॉट साइज। इसका मतलब फॉरेक्स में मिनिमम पॉसिबल रिस्क लेने का मतलब होता है छोटी से छोटी लॉट साइज यूज करें, ताकि अगर आपको प्रॉफिट हो तो थोड़ा प्रॉफिट भी अच्छा लगेगा। असल प्रॉब्लम ये होता है कि नुकसान हो तो बहुत थोड़ा हो, ताकि आप उसको, वो नेग्लिजिबल हो आपके लिए। और कोई क्वेश्चन जी? जी अजीज भाई देखिए क्वेश्चन सर, क्लियर हुआ? जी जी बिल्कुल क्लियर हो गया। अगर आप इजाजत दें तो एक सवाल और कर लूं। प्लीज। देखिए सर, मैं अगर इसको कंपेयर करूं हमारी लोकल स्टॉक मार्केट से, तो यहाँ पर हमें ये चीज बताई जाती है कि जो फंडामेंटल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हम फंडामेंटल्स को वेटेज देते हैं 95% और 5% वेटेज देते हैं हमारी टेक्निकल नॉलेज को। आप हमें जो चीज सिखा रहे हैं, इसमें मुझे ये लग रहा है कि टेक्निकल की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, जो कि यकीनन बहुत ज्यादा होगी, शायद 70-80% होगी, आप यकीनन दुरुस्त कह रहे होंगे।
मेरा क्वेश्चन ये है कि हमें कुछ ऐसे फंडामेंटल्स गाइड करें, उससे मुराद मेरी क्या है। मेरी मुराद ये है कि कुछ ऐसी करेंसी स्टेबल जो कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से टॉप परफॉर्मिंग रही हूँ, और वो हिस्ट्री में भी टॉप परफॉर्मिंग रही हूँ, कि यार अगर ये चार पांच हमारी चीजें हैं, जैसे हम स्टॉक्स में बात करते हैं तो यार एंग्रो के शेयर को कभी सवाल नहीं आता एज इनके इन द लॉन्ग रन। या अगर हम बात करते हैं तो यार पीपीएल के शेयर को उठा लें, ये ठीक रहता है, या एफएफसी के शेयर को उठा लें। इस हवाले से भी जरा गाइड कर दें कि कौन सी टॉप परफॉर्मिंग कमोडिटी है। अच्छा सर, आपके दो क्वेश्चन हैं। कि पहला जो क्वेश्चन है, आपने कहा कि जो फंडामेंटल्स होते हैं स्टॉक्स के ऊपर, तो उनकी जो होती है इम्पोर्टेंस, वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन फॉरेक्स ट्रेडिंग के ऊपर जो फंडामेंटल्स होते हैं उनका इम्पैक्ट यहाँ पे भी बहुत शदीद होता है। लेकिन इन फॉरेक्स ट्रेडिंग एक चीज यूनिक वो ये है कि दी इम्पैक्ट ओके सॉरी जी, कुछ डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके, मैं दोबारा इसको कर रहा हूँ। आपको मेरी आवाज आ रही है ना? जी जी बिल्कुल आ रही है। ओके, मैं ये कह रहा था कि फॉरेक्स के अंदर जो फंडामेंटल्स होते हैं उनका इम्पैक्ट तो बहुत सीवियर होता है, जिस तरीके से स्टॉक ट्रेडिंग में होता है। लेकिन एक डिफरेंस है कि इन फॉरेक्स ट्रेडिंग जो फंडामेंटल्स होते हैं उनका जो इम्पैक्ट होता है, यहां पे मैं लिख देता हूं, is most of the time very severe। यहां पे भी बहुत शदीद होता है इम्पैक्ट, बट ऑफन इट इज शॉर्ट टर्म। यानी ये लॉन्ग टर्म का नहीं होता असर, इम्पैक्ट जो होता है मार्केट डिस्टर्ब होगी, मैक्सिमम 3-4 घंटे के लिए डिस्टर्ब हो जाएगी, उसके बाद फिर वो नॉर्मल तरीके से चलना शुरू हो जाती है। तो इस इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि फॉरेक्स के अंदर, इन शॉर्ट, जो आपका टेक्निकल नॉलेज है ना, टेक्निकल नॉलेज के ऊपर अगर आप रिलाय कर रहे हैं तो वो 80% से लेके 90% तक आपको विनर बना सकता है। ठीक है जी। और अगर आप सिर्फ फंडामेंटल के ऊपर कर रहे हैं फोकस, ठीक है, तो वो फंडामेंटल जो है, क्योंकि वो जलजले के झटके होते हैं थोड़ी देर के लिए, अगर आप, वो बहुत ज्यादा रिस्की टाइम होता है। ये बहुत फॉरेक्स के अंदर जो जो फंडामेंटल का जो टाइम होता है ना न्यूज का, इट्स वेरी रिस्की। ये 50-50 वाली बात होती है। अगर आप सही सिमत में बैठ गए तो आप थोड़ी देर में हो सकता है अपने अकाउंट को डबल भी कर जाएं, लेकिन थोड़ी देर में आप अपने अकाउंट को वॉश भी कर सकते हैं, जीरो पे भी आ सकते हैं। तो हम फॉरेक्स में क्या करते हैं, फॉरेक्स में जो, मतलब हम तो अभी बिल्कुल कल के बच्चे हैं जी, फॉरेक्स में नए हैं। लेकिन जो पुराने ट्रेडर्स हैं, जो बताते हैं, सिखाते हैं, ठीक है, जो कहा जाता है फॉरेक्स ट्रेडिंग में कि अच्छा ट्रेडर, पैसा कमाने वाला वही होता है जो दोनों को, टेक्निकल को भी प्लस फंडामेंटल को कंबाइन करके चलता है, कॉम्बिनेशन में यूज करता है। वो बेस्ट स्ट्रेटेजी होती है, बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। अच्छा, एक और बात है कि जो 1 डे का टेक्निकल नॉलेज होगा ना, या 1 वीक का टेक्निकल नॉलेज होगा चार्ट के ऊपर,
आप अप्लाई करेंगे टेक्निकल नॉलेज, आप देखेंगे कि वेरी रेयर होगा, बहुत कम ऐसा होगा कि फंडामेंटल कोई भी न्यूज जो है उसको वायलेट करेगी, वेरी रेयर। तो आपका जो शुरू में बात थी, बिल्कुल आपने ठीक कमेंट किया था कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में फंडामेंटल की इंपॉर्टेंस तो होती है, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए होती है, यानी कि 10 to 20% टाइम्स ऑफ द डे। बाकी 72 या 80 to 90% जो दिन का टाइम होता है उसमें टेक्निकल्स के ऊपर आप रिलाई कर रहे होते हैं। और दूसरा जो आपका सर क्वेश्चन था कि आपने कहा था कि कुछ बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसीज, और आपने कंपैरिजन दिया था कि जैसे एंग्रो है उसके बारे में कहा जाता है शेयर का लॉन्ग टर्म में वैल्यू जो है वो नीचे नहीं रहेगी, ऊपर जाएगी। लेकिन सर फॉरेक्स जो ट्रेडिंग है वो डिफरेंट है ना, कि इन फॉरेक्स शेयर से कैसे, फॉरेक्स जब नीचे से प्राइस ऊपर जा रही है तो यू बाय एंड यू मेक प्रॉफिट, लेकिन अगर जब किसी की प्राइस ऊपर से नीचे गिर रही है देन यू टेक अ सेल ट्रेड एंड यू मेक प्रॉफिट। शेयर में ऐसा नहीं है, शेयर के अंदर क्या है कि आपने सिर्फ बाय करना है फ्रॉम द डिप या लोएस्ट पोजीशन, तो यू हैव ओनली वन चांस ऑफ मेकिंग प्रॉफिट, दैट इफ प्राइस गोज अप देन ओनली यू कैन मेक प्रॉफिट बाय सेलिंग इट ऑन हायर प्राइसेस। लेकिन फॉरेक्स में तो दोनों, क्योंकि टेक्निकल नॉलेज होगा आपके पास, तो वो आपको पता चलेगा ना कि कब इसका सेलिंग पॉइंट आ गया है कि अब सेल की ट्रेड लेनी चाहिए, और कब इसका बाय की ट्रेड का टाइम है कि आप बाय की ट्रेड लेके प्रॉफिट बनाए। और जब देखा कि नहीं अब ये पीक पे चला गया, यहां से अब नीचे जा सकता है, तो सेल कर दें आप, फिर भी वो प्राइस नीचे आ रही है, आप प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो फॉरेक्स के अंदर टेक्निकल नॉलेज की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है सर। ठीक है, और आपने जो बात की थी कि बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसीज कौन सी हैं, सर फॉरेक्स के अंदर यू नेम एनी करेंसी, every currency is best performing currency of all the times. Why? Because या तो वो करेंसी का यानी कि पेयर जो होगा, या तो वो ऊपर जा रहा होगा, चार्ट बताएगा आपको, या तो उसकी कैंडल ऐसे जा रही होगी, या क्या कर रही होगी, या ऐसे नीचे आ रही होगी प्राइस। चाहे कोई करेंसी ऊपर जा रही है तो भी वो बेस्ट परफॉर्मिंग है, परफॉर्म कर रही है ना। अगर वो ऊपर जा रही है तो जिन लोगों ने यहां से बाय की ट्रेड पकड़ी हुई है या यहां से, वो प्रॉफिट में है, वो दुआ कर रहे हैं कि और ऊपर जाए और ऊपर जाए और ऊपर जाए, तो उनके लिए तो ये यहाँ पे भी बेस्ट परफॉर्मिंग है, ऊपर जा रही थी। अच्छा, अब कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने यहां से इस जगह से बाय की ट्रेड ले ली है जी, यहां से उन्होंने बाय की ट्रेड पीक से बाय, क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं था या नॉलेज का यूज नहीं किया, उन्होंने बाय की ट्रेड ले ली। कुछ लोग थे जिनके पास नॉलेज था, उनको पता था यहाँ से अब ये रेजिस्टेंस है, नीचे आ रही है, तो यहाँ से बाय की ट्रेड नहीं बनती बल्कि यहाँ से सेल की ट्रेड बनती है। अच्छा, जिन्होंने अब सेल की ट्रेड ली है दे आर मेकिंग प्रॉफिट। ठीक है, वाइल प्राइस इज ड्रॉपिंग, प्राइस इज कमिंग डाउन एंड सेल ट्रेडर्स आर मेकिंग प्रॉफिट, उनके लिए ये बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी है नीचे आते हुए। लेकिन जिन्होंने गलत जगह से सेल की ट्रेड ले ली, सॉरी बाय की ट्रेड ले ली जहां से सेल की लेनी चाहिए थी, इनका अब लॉस बढ़ता जा रहा है, दे आर इन ह्यूज लॉसेस जो जो नीचे आ रही है। तो इन्होंने अगर एसएल लगाया हुआ था नॉलेज के मुताबिक तो थोड़े लॉस में जान छूट गई, अगर एसएल नहीं लगाया, नॉलेज नहीं था या नॉलेज के ऊपर अमल नहीं किया, तो फिर तो इनका लॉस जो है ना ये बहुत बढ़ता जाएगा। वो ये कहेंगे कि वापस आए, लेकिन वो और नीचे जाएगी, क्योंकि टेक्निकल नॉलेज के मुताबिक ज्यादातर मार्केट मूव करती है। तो मेरे ख्याल में सर मैंने कोशिश की है, तो क्लियर हुआ सर आपका कुछ कंसेप्ट? जी बिल्कुल देखिए साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह। वेलकम सर। ओके सर, मेरे ख्याल में क्वेश्चन काफी हो गए हैं, अब मेरा अगला सेशन होने का टाइम थोड़ा रह गया है, तो यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं जी। एक गलती मुझसे ये हुई कि मैंने वीडियो जो है इसकी रिकॉर्डिंग बंद नहीं की थी, मुझे लगता है कि वो अभी तक चल रही होगी। अता ओके साहब बीच में, अस्सलाम वालेकुम अता साहब। जी, वालेकुम सलाम सर। सर